हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जानने वाले हैं, जो कि इसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन छांट करके हमने बता रखा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम एक एक करके क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और डी नंबर है पश्चिमी एशिया। तो मैं बता दूं कि इटली तथा जो जर्मनी है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में कौन सा देश में? फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो देखिए आपका ऑप्शन और पहला है हैप्सबर्ग ने, अर्लिया वंश ने, बुर्बो वंश, जारशाही। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि नहीं आपका हैप्सबर्ग है और नहीं अर्लिया वंश है और नहीं जारशाही है। कौन सा है? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश जो थे वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो पहला है लाल सेना, ये नहीं होगा आपका। ठीक है ना। कार्बोनारी, ये आपका ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्बोनारी, मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ठीक है ना। इटली और एकीकरण के जब एकीकरण हो रहा था, इटली और जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध एक देश खड़ा हुआ था जिसका नाम क्या है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड नहीं खड़ा हुआ था, रूस भी नहीं खड़ा हुआ था और नहीं फ्रांस हुआ था, वो ऑस्ट्रिया जो है वो खड़ा हुआ था इटली और एकीकरण के विरुद्ध, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर के जो विक्टर इमानुएल थे, ठीक है, उनको किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो पहला है सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो मैं बता दूं कि विक्टर इमानुएल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो इसको आंख मूंद के मार दीजिएगा, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था। पहला है लुई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन तृतीय और चौथा आपका है बिस्मार्क। मैं बता दूं कि जो जर्मनी राइन राज का निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जालवेरिन कैसी संस्था थी। संस्था जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो क्रांतिकारियों की थी संस्था, व्यापारियों की थी, तीसरा है विद्वानों की, चौथा है पादरी एवं सामंतों की। तो मैं बता दूं कि जो जालवेरिन संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था। ठीक है। उसके बाद रक्त 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी था कि हिटलर था कि बिस्मार्क था कि विलियम प्रथम था। ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि रक्त एवं नीति के अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पहला 1864 ईस्वी में हुआ था, 1866 ईस्वी में कि 1870 ईस्वी में कि 1871 ईस्वी में। तो देखिए फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है ना। अब देखिए यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है। क्या करा, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और चौथा क्या है? इंग्लैंड। तो मैं बता दूं कि आपका जो यूरोपवासियों के लिए था वो यूनान जो था, क्या है? यूरोपवासियों के लिए यूनान जो था देश, उसका साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुआ था। 1820 ईस्वी में कि 1821 ईस्वी में या 1822 ईस्वी में कि 1823 ईस्वी में। तो नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821
1821 ईस्वी में। कब हुआ था? नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ठीक है। आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था कि ऑस्ट्रिया में हुआ था कि हंगरी में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था? तो चलिए जल्दी से बताइए कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। वो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1836 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी और 1830 ईस्वी। चलिए जल्दी बताइए कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? चलिए 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या कर रहा है? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? जल्दी बताइए। हिगेल है, अंडर्ट है, हमबोल्ट है, जैकब ग्रीन है, ठीक है ना, जैकब ग्रीन है। जल्दी बताइए कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका हिगेल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बता दूं, 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1931 ईस्वी। चलिए जल्दी बताइए कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? चलिए एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच, यूनान पोलैंड के बीच, तुर्की हंगरी के बीच कि हंगरी और पोलैंड के बीच? चलिए जल्दी बताइए कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के साथ हुआ था? तो आपका ऑप्शन और जो ए है सही हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच, तुर्की और रूस के बीच। चलिए सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, कि फ्रांस और प्रासा के बीच, कि प्रासा और रूस के बीच? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? जल्दी बताइए। सेडोन का बीच हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच, फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था सेडोन के बीच। आपका 19वां प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहा है? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन नंबर है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। चलिए जल्दी बताइए कि कौन से देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है ऑस्ट्रिया, वो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किस? ऑप्शन नंबर रूस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है। जल्दी बताइए कौन से पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? कौन सा देश है जो पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही हो जाएगा, रूस जो है पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, सडॉन में, सेडेवा में, साइडान में, फ्रैंकफर्ट ने। बताइए जल्दी बताइए कौन से देश में 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था? जल्दी बताइए। सेडान में हुआ था। कौन से देश में हुआ था? सेडान में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? देखिए, क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडान का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किस देश के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद। कौन से देश के बाद? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जल्दी बताइए। मेजनी था कि गैरीबाल्डी था कि विक्टर इमैनुअल था कि मुसोलिनी थी? जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, मेजनी था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मेजनी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, तुर्की है, इटली है, इंग्लैंड है और फ्रांस है। तो मैं बता दूं कि यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। अब लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? जल्दी बताइए, वियना कांग्रेस कब हुआ था?
तो मैं बता दूं 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमेशा हम लेके आते रहेंगे आपके लिए।